हेलो बच्चों, आज हम लोग वीडियो के इस भाग में कक्षा 8 के चैप्टर 6 समास का अध्ययन करेंगे। तो समास होता क्या है, देखिए समास किसे कहते हैं। समास जो है वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम प्रयोग में ले आते हैं हिंदी में। समास से हम एक नया शब्द निर्मित करते हैं, जैसे हम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से नए शब्द बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम समास से भी नए शब्दों की रचना करते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, या हम यूँ कह लें कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास में देखिए समस्त पद, और जब हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो जो नया शब्द निर्मित होता है उसी को हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। देखिए उसमें दो पद होते हैं समस्त पद में, पूर्व पद और उत्तर पद। इन्हीं पदों के हिसाब से जो है समास को वर्गीकृत किया गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, भेद बताया गया है समास के। इसमें पूर्व पद उत्तर पद कहलाता है, और दूसरा जो पद होता है पूर्व पद, पहला पद जो है वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से समास के बारे में। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। पहले ही बताया मैंने, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। देखिए संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटा करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे देखिए अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें जो है उसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे हम कोई एक लंबा सेंटेंस बोलते हैं, पूरे वाक्य को, कई शब्दों के एक वाक्य को, तो उससे बढ़िया क्यों ना हम एक शब्द बोल दें, इससे हमारी भाषा भी प्रभावशाली होगी। तो समास का अर्थ यही है संक्षिप्त करना, अर्थात जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं तो वह प्रक्रिया समास कहलाती है, और उससे जो निर्मित शब्द होता है वही समस्त पद कहलाता है। देखिए राजा का महल, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है राजा का महल। तो राजा का महल राजमहल, इसी पूरा बोलने से अच्छा हम राजमहल कह दें। राजा का महल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। देखिए यह समस्त पद है, इसी को हम सामासिक शब्द कहेंगे। देखिए इसको हम क्या किए हैं, संक्षिप्त करके राजमहल कर दिए हैं, और यहाँ पर जो है रसोई घर हो गया, रसोई के लिए घर। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। हम यूँ कह लें कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि समास की प्रक्रिया जब हम अपनाते हैं तो, और जो नया शब्द बनाते हैं तो वह प्रक्रिया तो समास कहलाती है, लेकिन जो नया शब्द बनता है वह उस प्रक्रिया से वह समस्त पद या सामासिक शब्द उसको हम कहते हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए दो पद होते हैं समस्त पद में, तो पूर्व पद, पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। सामासिक शब्द को अलग अलग करना तथा उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। देखिए अब समास विग्रह किसे कहते हैं, जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो जो सामासिक शब्द बनता है समस्त पद, उसी को फिर से हम पुनः उसके रूप में लिख देने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। या तो हम यूँ कहें कि उस समस्त पद की सभी शब्दों के आपस के जो संबंध है उनको स्पष्ट करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। सीधी सी बात है कि इनको अलग अलग लिख देने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो ये समास विग्रह हो गया। देखिए समास और समस्त पद और समास विग्रह। समास
यानी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक हम नया शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। और समस्त पद यानी जो प्रक्रिया होती है जब समास की, तो जो सब नया शब्द बनता है, निर्मित होता है, वही जो है समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। और उसमें दो पद होते हैं समस्त पद में। समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद। पहला पद वही पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। उसके बाद अब समास विग्रह, समास समस्त पद, समास विग्रह। तो समास विग्रह में क्या होता है? समास विग्रह यानी उस समस्त पद को या सामासिक शब्द के शब्दों के आपस के जो संबंध हैं उनको हम जब स्पष्ट कर देते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। या हम यूँ कहें कि समस्त पद को हम फिर से अलग अलग करके लिख देने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम जानते हैं समास के भेद को कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं, जिसमें पहला जो है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व है, और छठवां बहुव्रीहि समास। अब आइए इसमें जानते हैं हम पहले को अव्ययी भाव समास को। देखिए इसमें ये पूरा समास जो है पदों के हिसाब से, पदों की प्रमुखता है, कहाँ पे गौण है पद और कहाँ पे दोनों पद जो है गौण है और कहाँ पे दोनों पद प्रमुख है, मुख्य है। तो इन्हीं के हिसाब से ये पूरा समास जो है 6 इनके भेद जो है बताए गए हैं। जिसमें पहला हमारा जो है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद जो होता है वह प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए ले जान लीजिए अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होता है इसको हम जान लें पहले। देखिए अव्यय या अविकारी शब्द वे होते हैं जो किसी भी रूप में उनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी उनमें लिंग वचन कर्ता आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उन्हीं शब्द को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वही अव्यय भाव, तो जो अव्यय को व्यक्त करता हो, तो इसका अव्ययी भाव समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है और जब समस्त पद मिलते हैं तो क्या करते हैं? अव्यय का ही कार्य करते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें किसी के भी कारण। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह ही कार्य करते हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, समस्त पद यथाविधि, भाई यथाविधि है, विधि के अनुसार इसका विग्रह है। अब देखिए अव्यय क्यों? यथा और विधि है, यथा पूर्व पद है, अब पूर्व पद अव्यय है। भाई यथा को यथी नहीं न कहेंगे, चाहे लिंग वचन कारक जो भी हो, यथा यथी नहीं होगा, यथा ही रहेगा, चाहे किसी भी रूप में रहे। तो ये अव्यय है और समस्त जब मिलते हैं यथा विधि, तो ये भी क्या करते हैं? अव्यय का ही कार्य करते हैं। तो ऐसे को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जो समास अव्यय को व्यक्त करता हो, अव्यय बताता हो, तो उसे अव्ययी भाव समास। विधि के अनुसार यथा संभव, जैसा संभव हो, आमरण, मरण तक, प्रतिमास, हर मास, समस्त पद, अनजाने, और विग्रह क्या है? यानी जाने बिना, यानी जो अनजान है, जो जानता नहीं है, जाने बिना, भर पेट, तो पेट भर कर, रातों रात, यानी रात ही रात में, बेखटके यानी खटके बिना, यानी बेखटके खूब निश्चिंत हो करके। देखिए यहाँ पे कुछ समस्त पद हैं, ये अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, लाजवाब जिसका जवाब न हो, सकुशल कुशलता के साथ, यथा समय समय के अनुसार, बेकाम काम के बिना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, भरसक यानी जितना हो सके,
अब देखिए दूसरा तत्पुरुष समास। पहला हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है, और जब सब समस्त पद मिलकर के अव्यय का ही कार्य करते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है? देखिए इसका उत्तर पद प्रधान होता है। आइए पढ़ते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों या प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है? और इसके बाद जो है तत्पुरुष समास में होता क्या है, कैसे हम जानते हैं? पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों या प्रसर्गों, ये किसको हम कह रहे हैं? विभक्ति या प्रसर्ग क्या होता है? देखिए कारक आपने पढ़ा होगा। कारक जो 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 6 का ही जिक्र होगा, क्योंकि कर्ता का और विस्मयाद का नहीं होता इसमें लोप जो है चिन्हों का। तो विभक्ति और प्रसर्गों का लोप, तो उन्हीं कारक चिन्हों को ही हम विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं का लोप होता है, विभक्तियों का या प्रसर्गों का, यानी किसका? उसी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो किसका लोप हो जाता है? विभक्ति या प्रसर्गों का। देखिए कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से इनका नाम भी पड़ा हुआ है। तो 6 जो हमने बताया, 2 नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं, यहाँ पर 6 का जिक्र होगा। तो 6 तत्पुरुष समास में पहला जो है आपका, इसके 6 उपभेद हैं, और पहला जो को आपका है वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष कर्म क्यों है? आप भी जानते हैं कि कर्म कारक का विभक्ति जो चिन्ह है या कारक चिन्ह है वह को होता है, कर्म को। तो कर्म तत्पुरुष कैसे? इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप होता है, यानी जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो किसका लोप हो जाता है? को का। और को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष तो है क्योंकि विभक्ति का लोप हुआ है, प्रसर्ग का लोप हुआ है। अब हम देखेंगे कि कौन सा तत्पुरुष है, तो उसको जानने के लिए जो है हम उस विभक्ति चिन्ह को पहचान करेंगे कि किस कारक की विभक्ति चिन्ह है यह। तो यह को है, तो यह कर्म की है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, का लोप होता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद परलोक गमन, यह समस्त पद है। परलोक गमन, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा यहाँ पर परलोक को गमन। तो यहाँ पर किसका लोप है? दोनों शब्द हैं, परलोक भी है गमन भी है, तो लोप किसका हुआ है? को का। यही है विभक्ति या प्रसर्ग, इन्हीं को हम कहेंगे, इन्हीं कारक चिन्ह को। और ये किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ भी कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ भी तत्पुरुष, क्योंकि को ये तीनों जो है एक ही कारक के जो चिन्ह है एक ही है। देशगत, देश को गया हुआ। चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। एक को और को ये सभी जो चिन्ह हैं ये कर्म कारक के हैं, इसलिए जो है ये कर्म तत्पुरुष समास है। अब दूसरा तत्पुरुष समास में दूसरा उसका उपभेद जो है वो करण तत्पुरुष है। देखिए करण, और करण कारक में हम जाएंगे तो उसका चिन्ह जो है से होता है, के द्वारा होता है, से और के द्वारा। तो करण, इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्पुरुष समास में जो है वो विभक्तियों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो यहाँ पर करण का से और के द्वारा है, तो यहाँ पर इनका लोप होगा। आइए देखते हैं समस्त पद को। यह है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित शब्द है, समस्त पद है आपका। और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अकाल से पीड़ित। भाई देखिए से और के द्वारा आप एक चीज ध्यान देंगे कि करण तत्पुरुष और अपादान जो है, करण कारक और अपादान कारक दोनों के जो कारक चिन्ह है वो एक ही होते हैं। करण कारक का भी से होता है
और उसका भी से ही होता है। तब हम अंतर कैसे करेंगे करण और अपादान में? देखिए, करण में क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। करण कारक में क्या होता है? क्रिया के होने के साधन का पता चलता है कि कार्य किसके द्वारा संपन्न हुआ, तो साधन का बोध होता है, वहाँ पर करण है। और अपादान में क्या होता है? से तो होता है चिन्ह उसका भी, लेकिन वहाँ पर अलगाव का बोध होता है से। यहाँ से साधन का बोध होता है, वहाँ से अलगाव का बोध होता है। तो अकाल पीड़ित, किससे पीड़ित? अकाल से पीड़ित। शक्ति संपन्न, किससे संपन्न है? संपन्न कैसे हुआ? वह शक्ति से। किससे हुआ? शक्ति से। सूरकृत, सूर द्वारा कृत, वे सूर के द्वारा जो लिखने की प्रक्रिया, किसके द्वारा? सूर के द्वारा। तो क्रिया के होने के साधन का पता चला सूर के द्वारा। तो यहाँ पर जो है वो करण तत्पुरुष समास है। समस्तपदी के हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। रस भरा, रस से भरा। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो ये सभी जो है आपके करण तत्पुरुष हैं, क्योंकि इसमें करण कारक की विभक्तियों का लोप हुआ है। और तत्पुरुष समास में हम जानते हैं कि कारक चिन्हों या विभक्ति कहें या प्रसर्ग कहें, इन्हीं का लोप होता है, इन्हीं के चिन्हों का। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद जो है वो नंबर 3 पर, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष हम जानते हैं कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। के लिए इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप किया जाता है। देखिए यहाँ पर के लिए का लोप किया जाता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद मालगाड़ी, मालगाड़ी किसके लिए गाड़ी? तो माल के लिए गाड़ी। तो यह के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह जो है वो किस कारक का है? संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक की विभक्तियों या प्रसर्गों का लोप होता है। विभक्ति और प्रसर्ग यही है। तो जब पूछ दिया जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, तब हम देखेंगे कि ये किसका चिन्ह है। तो संप्रदान का है, तो इसलिए जो है यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। माल के लिए गाड़ी, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, यानी इन्हीं सबों का जो है यहाँ पर लोप हुआ है समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में। डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जो है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी विभक्तियों का लोप हुआ है? प्रसर्गों का, संप्रदान कारक के। इसलिए इस कारक के नाम पे जो है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब हम आते हैं अपादान तत्पुरुष। देखिए, इसमें भी से होता है, मैंने पहले ही बताया, करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। लेकिन अंतर क्या है? करण में से के द्वारा यानी साधन का बोध होता है, क्रिया के होने के साधन का पता चलता है, और यहाँ पर अलगाव का बोध होता है। यहाँ पर अलगाव का बोध होता है। खैर, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप किया जाता है। उदाहरण समस्त पद देखिए, जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, अलगाव का बोध है। धनहीन, धन से हीन। बुद्धिहीन, बुद्ध से हीन। भय मुक्त, भय से मुक्त, अलगाव का बोध है। संबंध तत्पुरुष, हम जानते हैं कि संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह का, के, की और रा, रे, री होता है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष में देखिए इन्हीं का लोप होगा, का, के, की का और रा, रे, री का, जब हम समास की प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप किया जाता है। समस्त पद क्या है? राजमहल। और जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का महल। देशवासी, देश का वासी। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। अमृत धारा,
अमृत की धारा, देखिए का की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। गंगा का जल, गंगा जल, नगरवासी, नगर का वासी, उद्योगपति, उद्योग का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, यानी का, के, की, जहाँ भी ये आएंगे वहाँ पर जो है हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए छठा जो है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है, में, पे, पर होता है, इन्हीं का लोप होता है। देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर है, तो तत्पुरुष समास में जब समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो विभक्तियों प्रसर्गों का लोप होता है। तो हम देखते हैं किसकी विभक्ति और प्रसर्ग है किस कारक की, तो उसी के नाम से जो है, तो यहाँ पर अधिकरण का है में, पे, पर, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। सिर दर्द समस्त पद है, और सिर में दर्द ये जो है इसका विग्रह है, और में जो है में ये सभी जो है में किसका है, अधिकरण तत्पुरुष का है, अधिकरण कारक का, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आप बीती, आप पर बीती, ग्रामवास, ग्राम में वास, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यानी में, पे, पर, ठीक है। तो ये जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।